So, good evening, sir. Gulshan ji, good evening. On behalf of Nirogi Kaya, sir, I would like to welcome everybody who is going to watch this show, निरोगी काया। तो आज के इस शो में आप सभी का वेलकम है। अच्छा गुलशन जी, ये अभी डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। दिस इज वेरी नाइस। तो मैं सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आज इस निरोगी काय सेशन में वो आके हमें सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो थैंक्स एवरीबॉडी। तो आज का जो सेशन है ये इस टॉपिक से मतलब होगा कि आज एक तो गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है। तो अगर हम पुराने दिनों में जाएं तो हमारे जो बुजुर्ग थे, आप उनका पहनावा देखेंगे, गर्मी के मौसम में जब भी वो जाते थे बाहर तो उनके सर पे एक पग हुआ करती थी, एक टर्बन हुआ करती थी, पगड़ी जिसको बोलते हैं। तो उस पगड़ी का एक हिस्सा होता तो बिल्कुल बैक तक निकला हुआ होता था। बैक मतलब वो एक जिसको हम तो वो बिल्कुल बैक साइड से निकला पीठ तक जाता था। आजकल तो वो खड़ा होता है ना फैशन, बट उस ट्रेडिशन के मुताबिक वो जो एक हिस्सा होता था एक पग का, तो पीछे निकला होता, पीठ को कवर करता था। मतलब उसका मतलब ये हुआ करता था कि जो सर का ये हमारा जो पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं मेडोला ऑब्लांगेटा, उसको ढक के रखता था। उसको धूप से बचाने के लिए वो दैट वाज अ सिस्टम। उसकी वजह ये थी कि सर को उस हिस्से पे, क्योंकि उस हिस्से पे अगर जरा से भी चोट लगती है तो आदमी का ये इट इज साइंटिफिकली प्रूव कि उसको आदमी को एक वो फैक्ट हो सकता है। तो उस चीज को बचाने के लिए, उसको धूप से बचाने के लिए हमने वो चीज बाहर निकाली होती थी पगड़ी की। अब उसकी वजह ये होती थी कि हमारे इस हिस्से को धूप ना लगे, वजह ये कि उसको स्ट्रोक ना हो जाए, सन स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं वो ना हो जाए। उसको बचाने के लिए जिस वजह से मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितने सियाने लोग थे। तो आज हम इसकी बिल्कुल परवाह नहीं, फैशन का दौर है, इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी विषय से रिलेटेड है कि हमारे सर को धूप ना लगे, धूप की वजह से स्ट्रोक ना हो। सर के मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हमें हो सकती है, उस पे आज हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक जिसको हमने इसका कि हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक्स पे बात करेंगे, उसके बाद दिमाग से जुड़ी हुई बात होती है ये माइग्रेन की, उस पर भी बात करेंगे कि ये माइग्रेन क्या होती है। और माइग्रेन के बाद दिमाग का एक बड़ा ही जरूरी हिस्सा होता है, दिमाग का मतलब एक जरूरी हिस्सा है जो हमारा तवाजुन, हमारा बैलेंस करता है। बट समटाइम्स ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो बैलेंस हमारा गड़बड़ा जाता है, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन हो जाता है बंदे को। और उम्र दराज होने के साथ साथ जो दिमागी एक जहन की एक जो मशीनरी होती है, जो मैकेनिज्म होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू कर देता है। मतलब उसको टुवर्ड्स एक्स5। तो उससे उत्पन्न जो एक प्रॉब्लम होती है वो होती है याददाश्त की कमजोरी। इंसान को याद नहीं रहता कि मैं क्या मतलब कोई भी बात उसको याद नहीं रहती है। तो जिसको हम अल्जाइमर कहते हैं। उसके बाद दिमाग से जुड़ी हुई एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं मिर्गी, यानी कि एपिलिप्सी। तो ये भी एक बड़ी शिद्दत की मतलब पुराने दिनों में वॉज कंसिडर्ड टू बी वेरी फैटल। लोग परेशान हो जाते कि वो मिर्गी का दौरा उसको पड़ गया। तो दिमाग से जुड़ा हुआ एक और वो होती है आपको प्रॉपर नींद का नहीं आना, स्लीप डिसऑर्डर। तो माय डियर फ्रेंड, आज हम इन मुद्दों पे ना थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसके रीजंस क्या होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। इसी बात पे आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा गुलशन जी से कि वो आज के जो हमारे मेहमान खसूसी हैं, जो डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। बिल्कुल सर, वेलकम सर। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। तो वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू सर इन दिस निरोगी काया सेशन। और आज की शाम हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है ब्रेन हेल्थ पे। तो आई वेलकम यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओके डॉक्टर साहब, मैं भी आपको अपने गुलशन जी की तरफ से एक दफा फिर से और तमाम देखने वालों की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज हम आपको तकलीफ दी है इसलिए कि जो ब्रेन प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं उनके मतलब
आप अपने सुनने वालों को बताएंगे। तो सबसे पहले सर, जो मेंटल इलनेस होती है उसके मुतालिक हम बात करें कि मेंटल इलनेस क्या होती है। तो मेंटल इलनेस के पहलू से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेंटल इलनेस होता है मतलब फीलिंग सैड और डाउन। मतलब हम जो फील करते हैं वो उदासी की तरफ होता है, और कभी कभार हम बड़ा ही लो सोचते हैं, मतलब एक डिप्रेस जैसे होते हैं। एक ये मतलब ये एक सिम्टम है जब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको ब्रेन का कोई मसला है, मतलब मेंटल इलनेस है। उसके बाद कंफ्यूज्ड थिंकिंग होती है, मतलब हम अपनी सोच को कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। हम अपनी एबिलिटी पे हम अपनी एबिलिटी को रिड्यूस्ड मानता, हम कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो समझो कि ब्रेन इलनेस है। उसके बाद जरूरत से ज्यादा डरना या जरूरत से ज्यादा फिक्र करना या अपने आप को गिल्टी मानना, बिना किसी वजह के अपने आप को तसव्वुर कर लेना कि ये मेरी वजह से काम खराब हुआ है। अगर ऐसी फील आपको आती है तो समझो कि हमें ब्रेन इलनेस की प्रॉब्लम है। उसके बाद समटाइम्स क्या होता है कि हमारा एकदम हमारा मूड जो होता है वो बदल जाता है। तो ये एकदम मूड बदलने का भी एक यही कारण होता है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं कि जब ऐसी चीज होती है, जब ऐसा हमें एहसास होता है कि हम अपने दोस्तों से पीछे रहे या हम कोई भी इनोवेटिव एक्टिविटी ना करें, मतलब कोई भी जो काम हमने करना है उस एक्टिविटी करने से हम गुरेज करें, तो ये तय हो जाता है कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी है। अच्छा, उसके बाद हमें नींद ना आती हो, कुछ स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो, हम सोचते रहते हो, तो लो एनर्जी फील करते हैं। इट इज आल्सो अ सिम्टम ऑफ ब्रेन इलनेस। उसके बाद सर बात ये होती है कि हम अपने जहन में एक पिक्चर बना लेते हैं किसी चीज की, मतलब एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब को हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो हमारे साथ प्रैक्टिकल लाइफ में होगा। हम किसी चीज या मतलब किसी चीज जो हमने कोई चीज स्टडी की हो, किसी के बारे में पढ़ा हो, तो वो उसका जो अक्स होता है, उसका जो एक इमेज होता है हमारे दिमाग में इस तरह बन जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि बंदा हमारे रूबरू हमसे बात कर रहा है, जिसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। तो ये एक मतलब ये भी तभी होता है जब हमारे दिमाग में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आने की कोशिश कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हमें इस बात का भी एहसास होना शुरू हो जाता है कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। मतलब हम अपनी ही कैपेबिलिटी पे, अपनी एबिलिटी पे ही डाउट करके उसको छोड़ देते हैं कि भाई मुझसे ये नहीं हो सकता है। समटाइम्स क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम होती है, हम उस प्रॉब्लम को समझते हैं, और वो अगर नेगेटिव प्रॉब्लम होती है, मतलब किसी के साथ मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने सुना कि उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया, तो आप उस एक्सीडेंट को अगर अपने से कोरिलेट करते हो, ये महसूस करते हो कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरा भी एक्सीडेंट हो जाएगा, इस किस्म की सोच जो होती है, इट स्पेसिफिकली सेज कि भाई मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी है। अच्छा, उसके बाद अल्कोहल का पीना या ड्रग्स का लेना, इट मीन्स कि हम एक ऐसी सोच में एक ऐसा अपना विचार बना लेते हैं कि हमारे लिए यही हल है, इसके बाद हमारा कोई हल नहीं है, तो मतलब इट बिकम्स एन एडिक्शन। अच्छा, उसके बाद हमारे जो खाने पीने की आदतें होती हैं, जो हैबिट्स होती हैं खाने की, अगर वो यकायक तब्दील हो जाती है, मतलब विद इन डेज अगर उसमें बदलाव आ जाता है, तो समझो कि आपकी सोच में फर्क पड़ जाता है। उसके बाद एक सेक्स ड्राइव चीजें इंसान के जहन में आती है, मतलब वो अननेचुरल सेक्स की तरफ अपने आप को धकेल सकता है। अगर ऐसा है तो देयर इज अ सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस। उसके बाद सर ये होता है कि समटाइम्स बंदा इतना अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस कर लेता है, वो कहता है मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, मैं इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता हूं, लिहाजा मुझे एक ही काम करना चाहिए कि मैं सुसाइड कर लूं। सुसाइडल टेंडेंसीज, तो ये सुसाइडल टेंडेंसीज जो होती हैं, दिस सिंपली मतलब सिंपली डिग्निफाइज कि भाई बंदे को मेंटल प्रॉब्लम है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। ये कोई सिम्टम्स इनको कह सकते हैं आपके, ये ब्रेन के रिलेटेड हैं।
तो ऐसी चीजें जब होती है तो समझो कि कोई ना कोई मसला खड़ा होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। डिप्रेशन तो बहुत ही ज्यादा, जैसे आपने बताया, तो इसके जो सिम्टम्स हैं और जो भी ये हमारी लाइफ में इसका इम्पैक्ट रहता है, वो काफी सीरियस इम्पैक्ट्स है। तो इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, जैसे आपने बताया सर। और जैसा कि सर आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन रिलेटेड, तो ब्रेन हमारा एक ऐसा पार्ट है सर हमारी बॉडी का, जो हमारी पूरी बॉडी को, इवन पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है सर। लेकिन why we have choose this issue या दिस टॉपिक, तो सर सिर्फ इंडिया की बात करूं तो हर 1 मिनट में लगभग 3 लोग ब्रेन स्ट्रोक से जूझते हैं इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। और साल की अगर नंबर देखूं, मेडिकल नंबर्स जो हैं, स्टैटिस्टिक्स, वो कहते हैं कि इंडिया में 1.53 मिलियन लोग ब्रेन स्ट्रोक का शिकार होते हैं हर साल इंडिया में। तो सर मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूंगा कि ये ब्रेन स्ट्रोक क्या चीज है और हाउ इट हैपन्स, ये कैसे होता है? ये जो ब्रेन स्ट्रोक है तो ये 2 किस्म का होता है। एक तो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। ये जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है ये ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। और जबकि ब्लड में ये कोलेस्ट्रॉल, आइडियल कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीजें इसमें इंक्रीज हो जाती है। और वो क्या करते हैं, वो जो दिमाग को सप्लाई करने वाली जो नसें, नाड़ें होती है, उनका जो ल्यूमन जो होता है कम होता है, तो वो किसी जगह इनको ब्लॉक कर जाती है। और जबकि ब्लड का पीछे से, खून का पीछे से प्रेशर आ जाता है, तो वो हिस्सा जो होता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है और वो नाड़ जो होती है, छोटी नाड़ जो होती है, वो फट जाती है। जब वो फट जाती है तो ब्लड ब्रेन के ऊपर आ जाता है। तो उस ब्लड आने की वजह से ये उस हिस्से का, दिमाग के उस हिस्से का फंक्शन कम हो जाता है, लेकिन जो जाहिर नहीं हो सकता, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लड जो है एब्जॉर्ब हो, खून जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, जज़ब हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स खास कोई जाहिर नहीं होते। लेकिन दूसरा जो हेमोरेजिक स्ट्रोक जो होता है, वो हेमोरेजिक स्ट्रोक किन्हीं कारणों की वजह से, मान लो जो हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक लोगों में भी ज्यादा इसका असर हो जाता है। क्योंकि डायबिटीज जो होता है, शुगर जो होता है, वो जिस्म के हर अंग को कमजोर करता है। जिस तरह जिस्म की नाड़ें भी कमजोर हो जाती हैं, तो दिमाग की नाड़ें भी कमजोर हो जाती है। और जबकि ये चर्बी जैसे अनासिर, यानी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वगैरह इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। तो ये ल्यूमन, इनका जो सुराग, जो इनका जो नालियों की सप्लाई, जो नाली होती है, तो उसमें ये परत बना लेती है और वो जगह कम हो जाती है। और जब प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो ये नाड़ फट जाती है और ये खून दिमाग के ऊपर आ जाता है। जब ये इसके ऊपर आ जाता है तो इसके क्लॉट्स बन जाते हैं, जो कि प्रेशर डाल देते हैं इस दिमाग के ऊपर। और जब इस पे प्रेशर आ जाता है तो ये जिस्म के, क्योंकि दिमाग एक ऐसी मशीनरी है जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करती है, और ये इस सूरत में जाहिर हो जाता है, या तो जिस्म का आधा हिस्सा बेकार हो जाता है, कभी कभार पूरा हिस्सा जिस्म का बेकार हो जाता है। तो इसकी वजह से आदमी बुरी हालत में रह जाता है। और अगर ज्यादा वक्त पर इसका कोई इलाज ना किया जाए, यानी इस क्लॉट को रिमूव ना किया जाए, इस दिमाग को, ये दिमाग से इसको हटाया नहीं जाए, तो बाज़ औक़ात इससे डेथ भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये जो एक माइनर
और एक मेजर, दो स्ट्रोक्स होते हैं। माइनर में इन्होंने कहा है कि अगर हमारी किसी वजह से एक छोटी सी पतली सी नाड़ में जो दिमाग के अंदर होती है वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, या उसमें कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा या ट्राइग्लिसराइड्स के थोड़ी सी जो परत एक ब्लड में चर्बी जिसको हम कहते हैं ईजी या कोलेस्ट्रॉल, वो बढ़ जाता है, तो उससे क्या आता है, मूवमेंट की हमारी जो सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है। उसकी वजह से हमारे ब्रेन एक इफेक्ट को महसूस करता है जिसको हम कहते हैं माइनर स्ट्रोक, और जो कि थोड़ी सी मेडिकेशन के बाद ठीक हो सकता है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, बीपी उसका ज्यादा है, और उसके साथ उसके कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज बहुत ज्यादा है, या उसकी ट्राइग्लाइड्स बहुत ज्यादा है, तो ट्राइग्लाइड्स ज्यादा होने की वजह से मतलब हो गया कि आपके खून में चर्बी चल रही है। वो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है आपकी वेन्स में, उनकी जो रास्ता है सर्कुलेशन का, बिकॉज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि फैट्स, वो नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो जाता है। जब दिमाग के अंदर किसी नाड़ी का जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है, अगर वो ट्राइग्लिसराइड से या चर्बी से वो अगर ब्लॉक हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो हमारी जो आंत होती है, वो जो वेन होती है, वो रप्चर हो जाती है, वो फट जाती है। उसके फटने से जो पीछे से ब्लड की सप्लाई आ रही होती है, वो क्या करती है, हमारे दिमाग में फैल जाती है, जिसको हम कहते हैं कि क्लॉटिंग हो जाती है। तो उस पूरे ब्लड को दिमाग में रेगुलर वे से फैल जाना, मतलब उसकी क्लॉटिंग हो जाना, उससे क्या होता है कि हमारे जिस्म का कोई ना कोई अंग, मतलब जिस्म की एक साइड जो होती है वो डेड जैसी नम हो जाती है, जिसको हम दूसरे पुराने जमाने में जिसको हम कहते थे लकवा हो गया, इसको लकवा हो गया। तो डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि भैया उसको जल्दी से जल्दी, अगर मेजर अटैक जिसका जिक्र उन्होंने किया, अगर वो जल्दी से जल्दी उसको फर्स्ट एड ना दी जाए, डॉक्टर के पास ना पहुंचाया जाए, तो इसके रिजल्ट्स बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपके इस बात से बात ये निकलती है कि ब्लड का सर्कुलेशन क्यों नहीं प्रॉपर चलता है दिमाग में? वो क्या वजह है कि वो क्लॉटिंग मतलब थिकनिंग क्यों हो जाती है इसकी वेन्स की दिमाग? क्योंकि वक्त के साथ जब इंसान मतलब उम्र जितनी जितनी बढ़ती जाती है, तो ब्लड वेसल्स में भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। क्योंकि जो हम खुराक खाते हैं, जिस तरह घी तेल चर्बी वाली चीजें हैं, ये तो अल्टीमेटली तो ब्लड में चली जाती है, और यही चीजें जो है ब्लड वेसल्स को एथेरोस्क्लेरोसिस की तरफ ले जाती है, और एथेरोस्क्लेरोसिस जब होता है ल्यूमिन कम हो जाता है, और इसका कारण सबसे बड़ा है ट्राइग्लिसराइड्स और ये कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसको इंक्रीज करता है। डॉक्टर साहब आपने अभी कहा कि अगर किसी को स्ट्रोक होता है, मतलब स्ट्रोक होने की जो वजह, उसकी वजह से जो लोग मुब्तला होते हैं हेडेक्स में, या जिनका बीपी रेज्ड होता है, अच्छा उसके बाद रेस्टलेसनेस होती है, उनको इंडेशा रहता है सीवीडीज का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज का इंडेशा उनको रहता है, उनको डायबिटीज का भी चक्कर बना रहता है। ओबिस लोग होते हैं, मोटापे वाले लोग जो होते हैं, वो भी होता है। अब इसी सूरत में सिकल, ये आरबीसी का जो सिकलिंग होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बड़ा ही एक मतलब जरूरी डॉक्टर साहब ने इंफॉर्मेशन दी है हमें। तो आप देखते हैं गुलशन जी क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। बिल्कुल सर, काफी इंफॉर्मेटिव सर ने बताया, हमें काफी इंफॉर्मेशन दी। लेकिन मैं सर से एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे ब्रेन स्ट्रोक तो है ही है, सर ने बताया कि ऐसी कंडीशन होती है, ऐसा इंसान को फील होता है उस टाइम। तो सर ऐसे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिनकी वजह से इंसान को फ्यूचर में ब्रेन स्ट्रोक फेस कर सकता है वो? हाँ, जब ब्रेन स्ट्रोक होने वाला हो तो इंसान को हेडेक भी, सर दर्द महसूस होता है, उसके बाद उसमें रेस्टलेसनेस वगैरह आ जाती है, और उसको एक खौफ और डर सा लगता है कि कुछ होने वाला। ये इसके सिम्टम्स। ओके सर। जी सर। अच्छा सर ये बताइए, क्या ये जो ब्रेन स्ट्रोक होता है इससे मौत हो सकती है? ब्रेन स्ट्रोक से अगर टाइमली इसका इलाज नहीं हो तो, क्योंकि ये जब काफी खून नाड़ फटने से जब खून काफी जमा हो जाता है,
जब तक न्यूरो सर्जन उसको रिमूव नहीं करता, उसको बोलते हैं बर होल रिमूवल ऑफ द बर होल। मतलब वो उसको एक जिस तरह ये लकड़ी का भर होता है वही भर लगा के सुराख करता है और वहां से वो वेकेट करता है, यानी निकालता है उसको कलाट को, ताकि कंप्रेशन दिमाग का दबाव कम हो जाए और आदमी बच सकता है। अगर इसका ऑपरेट नहीं किया जाए तो चांसेस आदमी मर भी सकता है, चांसेस बहुत कम होते हैं। जी सर। सर जैसे आपने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक कितना गंभीर है, और इसी के साथ पहले आपने बताया कि मेंटल इलनेस भी बहुत सारी है। ऐसे ही बहुत सारी लामतें जो हैं वो इंसान को लगी होती हैं, या आज जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या फिर आज की जो बिजी लाइफस्टाइल है, तो इंसान को अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए टाइम ही नहीं है। तो सर ऐसी ही एक लामत है माइग्रेन। तो सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये माइग्रेन क्या चीज है? ये जो माइग्रेन है, ये सर दर्द जो कि एक साइड में सर को इन्वॉल्व करता है, और ये मतलब बहुत तेजी में आ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, ये सर्कुलेशन एक साइड में इंक्रीज हो जाती है। यूजुअली ये एक साइड में होता है, तो पूरे सर में नहीं होता। जो माइग्रेन होता है एक साइड में होता है। तो इसमें जो टेम्पोरल रीजन हो गया कम्पटी जिसको कहते हैं, इस साइड में हो जाता है। और आज इस माइग्रेन की वजह से इंसान में ये उल्टी की शिकायत भी हो जाती है। और आदमी जब माइग्रेन से जूझता है तो इस बीमारी से इंसान को बहुत डर और खौफ हो जाता है, और उसको ये भी लगता है कि पता नहीं ये जो मेरे साथ हो रहा है, तो ये कोई दिमाग में कोई रसोली पैदा नहीं हो रही, कोई ट्यूमर तो नहीं पैदा हो, जबकि ये लगातार जाता है। और इंसान इसमें घबराता भी बहुत है। घबराहट की वजह से उसका वो जो सोच की ताकत है वो कम हो जाती है, और ये बहुत बड़ा मतलब ये दर्दनाक बीमारी है। तो ये एक ही साइड में सर में ज्यादा दर्द होती है, और इसका टाइम जो है रात के टाइम में ज्यादा ही हो जाता है, क्योंकि इसका कारण ये भी होता है स्ट्रेस की वजह से भी माइग्रेन होता है। स्ट्रेस यानी जहनी दबाव की वजह से, माइग्रेन। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि जो अक्सर मतलब पेशेंट्स डॉक्टरों के पास हम अपने घर वालों को लेकर आते जाते रहते हैं, तो इट्स वेरी कॉमन फिनोमेना। अब मैंने सुना है कि एक तो होगी है सर दर्द होती है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं माइग्रेन होती है। अब कौन सा बंदा कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करे कि हेडेक क्या है और माइग्रेन क्या है? मतलब इन दोनों दर्द जो होती है दोनों सर में होती है, माइग्रेन की नेचर ऑफ पेन क्या है और हेडेक की नेचर ऑफ पेन क्या है? हाँ, माइग्रेन की जो नेचर ऑफ पेन यानी दर्द है वो बहुत एक्सक्रूशिएटिंग होता है, यानी बहुत तेज किस्म का दर्द होता है। और उससे जब तेज किस्म का दर्द होता है और दूसरी साइड में ये एक ही साइड में ज्यादा होता है, और इससे आदमी का वो रिफ्लेक्स की वजह से उल्टी की भी शिकायत होती। कभी कभार आंख में भी वो ये रोशनी कम हो जाने के चांसेस इसमें हो जाते हैं माइग्रेन की वजह से। और इसको जब ये हो जाता है तो ये जो इसको अगर कम करने के लिए इंसान को वो आइस पैक वगैरह रखने चाहिए, आइस से आइस वाटर से ये करना चाहिए, इसको सर पे रखना चाहिए, तो जी, रुमाल माइल्ड वगैरह, थेरेपी। हार्ट कमेंटेशन वगैरह भी दे सकते हैं। और दूसरा जो लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में ये पेन हो तो दर्द हो, तो इसमें लेफ्ट साइड की जो ये गर्दन की नाड़ी होती है जिसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, तो उसको मसाज करके दर्द कम हो सकता है। या कमटी में जो आर्टरी होती है उसको मसाज करने से भी दर्द कम होता है। सर को
दोनों साइड से पकड़ के मसाज करने से ये दर्द कम हो सकती है। लेकिन जो सर दर्द होता है वो गर्दन से लेके सर के पिछले हिस्से से लेके और ये सर के अगले हिस्से में भी हो जाता है, माथे की तरफ भी होता है। और उसकी जो नेचर जो होती है वो यूनिफॉर्म जैसा होता है, कभी तेज होता है कभी दरमियानी होता है, लेकिन उसमें दूसरी चीजें नहीं होती जो माइग्रेन में। सर मतलब ये हुआ कहने का आपका कि जब थ्रॉबिंग टाइप पेन होती है, मतलब हाँ। सर में अगर ऐसा महसूस हो कि हथौड़े जैसे चल रहे हैं, हथौड़े मार रहा है कोई, हाँ। तो मतलब शिद्दत की पेन जब होती है उसको हम माइग्रेन कहते हैं। तो अगर उसके पहले जो हेडेक आपने बताया सर में दर्द होता है वो नॉर्मल कोर्स में पूरे सर में होती है या पीछे बैक ऑफ नेक जो होती है उसके अपर हिस्से में स्टार्ट होती है, ये माथे में भी हो सकती है, आपके टेम्पल्स जो होते हैं ये प्रोपियम जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे भी हो सकते हैं, और इसकी मतलब एक यूनिफॉर्मिटी होती है। देयर एज माइग्रेन की यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, ये इसका एक मरहला होता है जब ये बड़ी शिद्दत इख्तियार कर लेती है, और नॉर्मल कोर्स में कभी कभी ये बैठ भी जाती है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए क्या माइग्रेन हर किस्म की माइग्रेन में दर्द होता है, जब कोई ऐसा माइग्रेन भी है जिसमें दर्द नहीं होता है? हाँ, साइलेंट किस्म का माइग्रेन भी होता है, साइलेंट किस्म मतलब जो कि एक्सपोज नहीं होता लेकिन दर्द तो होती है। ओके सर। जी सर। सर बिफोर प्रोसीडिंग माय क्वेश्चन, मैं आपसे एक हमारे व्यूअर का क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो अभी हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है। मिस्टर आकाश जी पूछते हैं कि अगर कोई पर्सन 50 प्लस है और रात को वो कोई सेम टॉपिक को अटर करता रहता है, मतलब सेम टॉपिक को रिपीट करता रहता है, बोलता रहता है, तो सर इज इट एक सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस या ब्रेन इलनेस? ऑफ कोर्स ये सिम्टम है मेंटल इलनेस का, क्योंकि नॉर्मली जो आदमी है रिपीटेटिव कोई चीज को लगातार नहीं कर सकता है, मतलब रिपीटली उसको नहीं चला सकता। अगर ये चला सकता है तो ये भी एक किस्म का एबनॉर्मल ये इलनेस है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ब्रेन। ठीक है। तो सर जैसे बात चली आ रही है माइग्रेन पे, तो सर मैं माइग्रेन के बिहाफ में आपसे पूछना चाहूंगा कि मेन कॉजेज ऑफ जो माइग्रेन रहते हैं वो क्या रहते हैं? मेन कॉजेज ऑफ माइग्रेन ये रहते हैं, देखो माइग्रेन जो होता है ज्यादा इसके ये लेडीज में होता है, इन लेडीज में होता है जो हैप्टी है, बल्कि लेडीज है, हाइपरटेंसिव लेडीज है, और जो लेडीज स्मोक करती है, ड्रिंक करती हैं, उसके अलावा जो कंसेप्शन को रोकने के लिए पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, वो पिल्स सर्कुलेशन में जाके तो माइग्रेन कर सकती है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए आप कि माइग्रेन के जो ट्रिगर्स होते हैं वो क्या क्या, मतलब किन चीजों से हमें पता चलता है कि हमें माइग्रेन है या हमें ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, वो क्या क्या चीजें? देखिए माइग्रेन को जो ट्रिगर करते हैं तो वो एक तो हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस माइग्रेन को ट्रिगर करता है। दूसरा एबनॉर्मल बिहेवियर, वो भी ट्रिगर करता है उसको माइग्रेन। सर इसमें मैं आपसे ये एग्जैक्टली पूछना नहीं चाहता हूँ, क्या जो फीमेल्स की बात अगर आप कर रहे हैं तो उनके जिसम में जो बदलाव आते हैं, मतलब एज के हिसाब से जो चीजें बदलती हैं, क्या ये एस्ट्रोजन्स ये सारा सिलसिला? जी हाँ, ये जो जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, जब पीरियड्स आते हैं लेडीज को, या जो जब ये मेंसेस स्टॉप हो जाती है लास्ट में तो मेनोपॉज हो जाता है। इस दौरान में दोनों स्टेजेस में जो है इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं इनका उतार चढ़ाव होता रहता है, तो वो भी एक ट्रिगर फैक्टर है जो उसको माइग्रेन को कर सकता है। अच्छा सर एक चीज है वो मतलब ये आप समाज का अगर ताल्लुक देखें तो कुछ फीमेल जो होती हैं दोज हू ड्रिंक्स, तो क्या ये ड्रिंक्स करने में वो महसूस कर सकती हैं, मतलब इट इज एन इफेक्ट आफ्टर ड्रिंकिंग, कि उनको महसूस होता है कि उनके सर में दर्द, यानी उनको माइग्रेन की शिकायत हो सकती है?
बिल्कुल ड्रिंकिंग स्मोकिंग, ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग और यूजिंग ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स के जो आदी होते हैं उन्हें माइग्रेन की शिकायत हो सकती ये मेडिकेशन जो होती है, कैन इट बी ए ट्रिगर कि कौन सी टैबलेट मैं लूं तो उससे मुझे ये तकलीफ जागेगी? है। हाँ, कुछ ऐसी मेडिसिन भी है जिससे ये ट्रिगर हो सकता है, यानी माइग्रेन हो सकता है। सर कैन वी कंसीडर कि माइग्रेन एक सीरियस प्रॉब्लम है? देखिए, जहाँ तक इसके इलाज का ताल्लुक है, अगर इलाज वक्त से हो जाए इसका तो ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसको अवॉइड किया जाए या रूटीन में लिया जाए, तो इलाज ना किया जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता लंबी लंबी बीमारी लेती है। और जब ये लंबा हो जाता है तो इसके चांसेस और भी होते हैं कि ये कोई ऐसी पैथोलॉजी दिमाग में पैदा करे, ऐसा कोई रसोली और ट्यूमर हो सकता है। रसोली हो सकती है। अगर अनअवॉइड या अवॉइड किया जाए, इसको टाइमली ट्रीटमेंट दिया जाए और लगातार ये कहीं पेस में चलता जाए बहुत सालों तक, ये रसोली पैदा है। सर आपका कहने का मतलब ये है कि कास्केडिंग इफेक्ट हो सकता है। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई एक प्रॉब्लम आपको रेगुलर बेसिस पे दिख रही है, अगर उसका आप इलाज नहीं करवाते तो उसकी वजह से एक और हो सकती है, फिर हो उन सकता दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से एक और हो सकती है, तो बिल्कुल कास्केडिंग इफेक्ट मिल सकता है हमें। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली हो सकता है। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि रात को ही क्यों दर्द जागती है माइग्रेन? माइग्रेन की दर्द इसलिए रात को जागते हैं कि इंसान दिन में बहुत सी परेशानियों से जूझता है और स्ट्रेस, लाइफ स्ट्रेसफुल है जैसे कि आज के जमाने में है। मुझे लगता है आज कोई इंसान स्ट्रेस के बगैर नहीं। तो ये स्ट्रेस एक ट्रिगर फैक्टर है जो कि माइग्रेन को रात में जगाता है। दिन का जो स्ट्रेस पड़ गया वो इसको रात में इसलिए ये माइग्रेन शुरू होता है। तो क्या सर लाइफ टाइम डिजीज है ये माइग्रेन? देखिए, अगर इसका इलाज हो जाए तो लाइफ टाइम नहीं है, अगर ये इसका इलाज नहीं हो जाए तो फिर ये लाइफ टाइम है। सर इसके इलाज में मतलब आप पेशेंट को कोऑपरेट कैसे करना चाहिए डॉक्टर को, क्योंकि ये शिद्दत की दर्द होती है और अक्सर पेशेंट्स क्या करते हैं, वो स्किप करते हैं मेडिसिन को अवॉइड करते हैं कि मैं इतनी मेडिसिन नहीं खाऊंगा। तो पेशेंट को डॉक्टर को पेशेंट अक्सर कोऑपरेट नहीं करते हैं और हफ्ते के बाद या जितने भी टाइम के बाद वो वापस डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, वो कहते हैं, डॉक्टर पूछता है फर्क पड़ा, तो वो कहता है ये नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आपने क्या रूटीन से मेडिसिन ली है, तो वो झूठ बोलते हैं कि मैंने ली, उन्होंने दवाई नहीं ली होती है। तो इस सिलसिले में आपको उनको क्या एडवाइस करेंगे, दवाई प्रॉपरली खानी चाहिए? दवाई तो प्रॉपरली खानी चाहिए। जिस तरह मतलब माइग्रेन का पेशेंट डॉक्टर साहब के पास गया, तो जब भी ये एपिसोड इसका माइग्रेन का आ जाता है तो डॉक्टर यूजुअली उसको प्रेस्क्राइब करता है। जिस तरह मिग्रेनल है, माइग्रेन के लिए मिग्रेनल दवाई देते हैं, तो उसको रेगुलरली खाना चाहिए। ओके सर। तो मैं ये सभी सुनने वालों से कहूंगा कि डॉक्टर साहब की प्रिस्क्रिप्शन का वायलेशन मत कीजिए, क्योंकि माइग्रेन एक हल्की फुल्की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसी से जुड़ी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स इंसान को हो जाती है। लिहाजा आप सभी से ये बेनती है कि अगर डॉक्टर साहब कोई चीज लिखते हैं तो प्रॉपरली उनको खाएं। फिर अगर फर्क नहीं पड़ता है तो डॉक्टर साहब अपनी प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मरहला वाइज, स्टेप वाइज अपनी मेडिसिन को अपडेट करना होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। और मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूंगा, तो वो ऐसे क्या हमारे पास ऐसे उपाय हैं या हमारे पास ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी सर जो आप बताना चाहेंगे जिसकी वजह से हम माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब फास्ट वेज टू कंट्रोल द माइग्रेन? देखो, माइग्रेन को अगर कंट्रोल करना है तो कुछ चीजों का आपको परहेज करना चाहिए। जिस तरह मतलब ये फ्राइड चीजें, जिस तरह पनीर या जो ये
फास्ट फूड्स वगैरह इन चीज़ों से बचना चाहे, ये बेवरेजेस वगैरह से बचना चाहे, स्मोकिंग से बचना चाहे, तो ये कैफीन वगैरह का ये कॉफी जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ठंडी ठंडी गजाएं खानी चाहिए, ठीक है। जो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खानी चाहिए। और उसके बाद दूसरी ये जो जिसमें राइबोफ्लेविन विटामिन वगैरह होते हैं, जिस तरह नींबू है, तो लेमन। ओके सर। सर एक चीज है, मैं बीच में बोल रहा हूँ। अब एक पेशेंट को लेकर मैं डॉक्टर साहब के पास गया था, उसने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप सबसे पहले ना जो जो चीजें आपने बताई ये सारी उन्होंने बोली, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपने इनकी जो हाइड्रेशन है ना वो बराबर रखो। आप जहाँ पे भी ये सोते हैं वहां पे लाइट्स डिम रखो, इनके इर्द गिर्द शोर मत करो। अब उन्होंने एक और चीज पूछी कि आपने जो जो चीज खानी है उसको च्यू मत करें, उसको चबाए मत। मुझे ये समझ नहीं आती ये क्या राज है, चबाने वाला क्या राज है, चबाने से क्या होता है माइग्रेन के अंदर? देखो, जो दीवानी से क्या होती है, मूवमेंट्स वगैरह, मैंडिबल्स की मूवमेंट्स वगैरह होती है, मतलब, और उससे क्या हो जाता है, ये एक किस्म का स्टिमुलस हो जाता है जो कि ब्रेन को स्टिमुलेट कर लेता है। अच्छा सर, अब डॉक्टर साहब को मैं जब पूछ रहा था, अच्छा जनाब अगर आपके घर में खाना कैसे है, खाना क्या क्या है, तो आप अभी बता रहे थे कि माइग्रेन से अगर आपने बचना है तो जो फूड्स जिसमें मैग्नीशियम ज्यादा हो तो उन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। इस तरह डार्क लीफी वेजिटेबल्स है, एवोकाडो फ्रूट है, हाँ, तो ओमेगास का इस्तेमाल, ओमेगा एसिड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि मैक्सिमम पाया जाता है ट्यूमा फिश में पाया जाता है, सालमन तो सीड्स में होता है, मीड्यूस में, फिशेस में होता है। उसके बाद वो डॉक्टर साहब कह रहे थे जो दही दही बहुत अच्छी गिजा है माइग्रेन के लिए, दही बहुत अच्छी गिजा है। उसके बाद एक जागरेट, वो कहते हैं उसमें बड़ा ही रिबोफ्लाविन जो आप कह रहे थे वो उसमें बड़ा ज्यादा इसमें पाया जाता है, क्योंकि वो बी कॉम्प्लेक्स की पूरी सीरीज उसमें उपलब्ध है। इसके साथ साथ लेमन है, जिंजर है, टर्मरिक, ये हल्दी जो होती है ये अच्छी होती है। हाँ, बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर साहब ने जब जो चीजें अभी आपको बोला है कि मैग्नीशियम रिच अपने चीजें खानी है, जो डार्क लीफी ग्रीन्स होते हैं, एवोकाडो सोप्स, ये एवोकाडो जो फ्रूट होता है उसके इस्तेमाल करो, नींबू का इस्तेमाल करो, जिंजर का इस्तेमाल करो, हल्दी आपके घर में होती ही है तो उसको इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इन ये चीजें एक तो सबसे पहले ये एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं और उसके बाद इनका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सर से ये जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट से हम भरपूर रखें, ऐसे मतलब जो भी हमारा फूड या फ्रूट जो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा रहते हैं वो ज्यादा कंज्यूम करें यहाँ पे। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स का ज्यादा इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। सर एक सवाल और भी है यहाँ पे, हमारे व्यूअर ने यहाँ पे पूछा था कि जब इंसान को सुसाइडल जो थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स, तो क्या ये ब्रेन इलनेस का ही सिम्टम में रहता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये ब्रेन सिम्टम का, इसका ब्रेन की बीमारी का ही सिम्टम होता है। ये स्किज़ोफ्रेनिया या डिप्रेसिव स्टेट होता है। तो इसमें ज्यादातर जब सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, क्योंकि ये सुसाइडल टेंडेंसी इसलिए आती है कि वो नाकामियों से लगातार जूझता रहता है, या उसकी लाइफ में कोई स्मूथ चीज नहीं आती है, मतलब कोई रास्ता सही नहीं आता है, आसान रास्ता उसको नहीं, वो मुश्किलात में गिरा रहता है, इसलिए उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया सर आपने कि सुसाइडल टेंडेंसीज क्यों पैदा होती है। आप सवाल अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हमने ये चीज खानी चाहिए। अब सवाल परहेज किस चीज का करना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए हमको, उसमें से आप क्या बताएंगे, आपको क्या क्या चीज नहीं खानी चाहिए? देखो, कैफीन वगैरह, जो कैफीन है वो
उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और स्वीट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और चॉकलेट्स वगैरह नहीं, फूड्स रिच पनीर वगैरह जिसमें हो, तो ये चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसमें डॉक्टर साहब का कहना यह है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, हाँ, जो जैसे हमारा ये ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वगैरह जिसको हम पीते हैं, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स स्वीटनर्स इसमें होते हैं। अल्कोहल की बात की है डॉक्टर साहब ने, ये नहीं लेना चाहिए। और एक चीज और डॉक्टर साहब ने कहा कि जो चीज होता है, चीज खासकर अगर ताजा हो तो वो चल सकता है, लेकिन जो पुराना चीज होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। फर्मेंटेड चीजों को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद क्योर्ड मीट, क्योर्ड मीट फ्रोजन फ्रोजन मीट, मतलब जिनमें वो ऐसा गोश्त, ऐसी कोई चीज जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनके उनका फ्लेवर को मेंटेन करने के लिए जो चीजें उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, माइग्रेन का बंदा, माइग्रेन का पेशेंट इसको कभी भी इस्तेमाल ना करे, बिकॉज इससे उसकी माइग्रेशन की जो मसला है वो बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर साहब, अब इसी चक्कर में चलते चलते दिमाग, अक्सर हमने देखा गया है कि कुछ लोग जब हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे बात कुछ करते हैं तो जवाब कुछ और बोल देता है, वो खोया खोया सा रहता है। जब उसको इंसिस्ट करते हैं, अच्छा भैया क्या हाल है, ठीक हो, आप बात नहीं कर, तो वो सिंपली कहता है मैं भाई मुझे प्रॉब्लम है डिप्रेशन की। अब सवाल ये होता है कि ये डिप्रेशन क्या होती है, जो मना करती है बंदे को कि मत बोलो। डिप्रेशन ऐसी चीज है कि एक तो आदमी लोनलीनेस में रहना चाहता है, उसका मूड जो होता है, मूड उसका जो है डिप्रेस्ड रहता है, और उसमें काम करने की क्षमता नहीं रहती है, और वो हर चीज से घबराता है, तो उसकी फीलिंग्स भी उसकी लोअर डाउन रहती, मतलब कम रहती है। दूसरा, वो लोगों को अवॉइड करता है और सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करता है, वो हमेशा आइसोलेशन यानी अलग रहना पसंद करता है। मतलब इसका बंदे का यूं कह सकते हैं जो मूड डिसऑर्डर होता है, हाँ, ये वो चीज है। मतलब उसका जो फील होता है वो ऑलवेज मायूसी की तरफ वो अपने आप का अपना रुझान रखता है, मतलब हर चीज में नेगेटिविटी आती है। ये आपने सही कहा कि मैंने देखे हुए हैं लोग तो ऐसे जो अकेला रहना पसंद करते हैं, चुप गुम, उनको बात आपको उनको कोई समझाओगे वो चुप गुम आपको देखते रहेंगे, मतलब खुली आंखों से आपको देखना। अगर शिद्दत का डिप्रेशन होता है तो वो खुली आंखों से आपको स्टेयर करता रहेंगे, बंदा कहता है कि पता नहीं क्या हो गया इसको। तो ये मतलब नामुराद, मैंने सुना है कि बड़ी ही नामुराद बीमारी है ये डिप्रेशन की। तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये डिप्रेशन आजकल बड़ी प्रचलित है, कि वजह क्या है यार, आजकल के इस दौर में डिप्रेस्ड कम्युनिटी क्यों हो गई है? क्योंकि जिंदगी में जो इंसानों की जो जरूरियात बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और अपने वो मीट और करने उसकी मतलब लाइफ की जो जरूरियात है उसको पूरा करने के लिए, उसके पूरा करने के लिए उसमें बहुत सी मुश्किलात और दिक्कतें आ रही, और हर एक इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। आज के ज़माने में, आज के दौर में कोई परेशानी लगी है, किसी को बड़ी परेशानी, किसी को छोटी परेशानी, लेकिन हर आदमी जो परेशानी से जूझ रहा है, और इस वजह से ये डिप्रेशन की तरफ, एंजाइटी में आते हैं, उसके बाद डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। तो सर इस डिप्रेशन को हम कैसे क्योर कर सकते हैं सर? देखो, इसके लिए काउंसलिंग होती है। अगर डिप्रेशन वाले पेशेंट को हमें साइकेट्रिस्ट के पास भेजना चाहे, वो इनको काउंसलिंग करके रिपीटेडली काउंसलिंग करके उनको इस ये से बाहर निकालते। जिस घर में कोई डिप्रेशन वाला हो, उसको घर में भी वो उससे मतलब वो उसके साथ बातचीत करके, अच्छी बातचीत करके उसे समझा के डिप्रेशन से उसे वो बाहर निकालते। मतलब आपका यह है कि आपने उस बंदे को आइसोलेट नहीं करना, उसको तनहा नहीं छोड़ना, उसके साथ अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करनी है, उसको मतलब एक ऐसा माहौल देना है कि लोग उसकी परवाह करते हैं, वो ऐसा महसूस ना करे कि लोग अपने ही घर के बंदे उसको इग्नोर कर दें।
और उसको चाहिए, घर वालों को चाहिए कि उसको जो काउंसलिंग, जैसे आपने कहा बड़ी वजह आपने बात की है, तो मेडिकेशन के साथ साथ आप उसकी जो काउंसलिंग है बहुत ही जरूरी है। उसको सोसाइटी में उसको घुमाना चाहिए, उसको लोगों से मिलवाना चाहिए, उसको मतलब आउटिंग के लिए ले जाना चाहिए ऑन द रेगुलर बेसिस पे। या घर में कोई जानवर जैसे पपीज होते हैं या खरगोश होते हैं या किसी और इस टाइप का कोई एक ऐसा छोटा सा चीज आप रख सकते हैं जिसको देख के उसका मन बहलता रहे। बिल्कुल। तो उसके साथ मतलब जो भी टॉक करनी है, रेगुलर टॉक करनी है, पॉजिटिव टॉक करनी है, ताकि वो अपने आप को अकेला या तनहा महसूस ना करे। तो दिस आई थिंक आपके मुताबिक यही एक डिप्रेशन का क्योर होता है। सर बिफोर प्रोसीडिंग माय क्वेश्चन, हमारे पास बीच में एक व्यूअर है, वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका एक सवाल है, तो मैं उनको, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको यहाँ पे ऐड करके अगर उनका सवाल लेना चाहूँ तो आप मेरे को परमिशन दे सर। पूछिए, आप सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कुछ जिंदगी में ऐसे मरहले आते हैं, अपने ही घर में ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं, घर वाले से बात कर रहे होते हैं, मैंने उसको सामान दिया कुछ, मैंने कहा कि अच्छा ये सामान आपको मैंने कल दिया था, मुझे वापस करो। वो कहता है कि आपने मुझे सामान ही नहीं दिया। तो क्या ये मतलब याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, क्या वो इंटेंशनली कुछ करता है? नहीं, ये याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि याददाश्त की प्रॉब्लम जो है एजिंग के साथ भी याददाश्त की प्रॉब्लम आती है। या सबकॉन्शियस माइंड में कोई सबकॉन्शियस, एक तो कॉन्शियस माइंड हो गई जो कि आप, एक सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें ऐसी दबी रहती हैं जो कॉन्शियस माइंड को लोअर डाउन करती हैं। जी सर, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर साहब से। वेल, थैंक यू सो मच गुलशन जी एंड विजय सर, मुझे इसमें इनवाइट करने के लिए, और साथ में कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सिचुएशंस हैं मेरे माइंड में जो रियल लाइफ की, और सिचुएशंस ऐसी हैं जिसका मतलब कहते हैं ना जवाब मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ। तो वो कुछ सवाल मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा। जैसे कि होता है डॉक्टर साहब कि एक पर्सन है जिसकी एज 50 प्लस हो, और कहते हैं जैसे अभी मैंने सेशन सुना तो हमने डेफिनेटली बात करी ह्यूमन ब्रेन के बारे में, मेमोरी के बारे में, याददाश्त के बारे में। हमने ये नोट किया क्योंकि एक सिचुएशन मेरे सामने आई है। वो सिचुएशन है कि एक पेशेंट है जो जिनकी मेमोरी ऐसी हो चुकी है, क्योंकि वो क्या करते हैं, कुछ बातों को रिपीट करते हैं। जैसे अभी पूछेंगे वक्त क्या हुआ है, और 15 मिनट के बाद पूछेंगे वक्त क्या हुआ है, फिर हर 15-15 मिनट के बाद वो पूछते हैं वक्त क्या हुआ, या किसी चीज को पूछते हैं। उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी शार्प है, बट शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो ऐसी हो चुकी है कि वो रिपीट कर रहे हैं। बट स्टिल वो पेशेंट जो है आज की डेट में नहीं है, बट उनको उस पेशेंट को देखने वाला पर्सन जो अटेंडेंट है, he is facing the same situation and he is repeating the same thing। वो वही चीज रिपीट कर रहे हैं। क्या ये भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड है? एग्जैक्टली, ये भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। तो इसमें आप अगर ये जो, अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ, जो जिसका आप बात कर रहे थे ये वो रिपीटली, और सेकंड जो आदमी, इनका रिलेशन आपस में क्या था? इनका दे आर लाइक डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, डॉटर। तो मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, नहीं, ये सबकॉन्शियस माइंड में मैं बताऊंगा कि माइंड, इंसान के दिमाग के दो हिस्से होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड जो ऊपर होता है। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीजें दबी रहती हैं जो कि शॉकिंग एक किस्म की होती है, और जब सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है तो वो रिपीटेड जो बातें करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, ना कि कॉन्शियस माइंड से। अगर कॉन्शियस माइंड से आते एक बार ही पूछना काफी था, एक दो बार ही पूछना काफी था, लेकिन रिपीटेड नहीं होता। इस सबकॉन्शियस में कोई, किसी को कोई शॉक होता है, किसी को कोई ट्रेजेडी होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में कभी रहती है, उसकी वजह से।
जी सर। ओके। सेकेंडली सर, एक सिचुएशन और है, एक नॉर्मल पर्सन की है, जो आज का यूथ है, जो 30+ की एज ग्रुप में आते हैं। इज अ पर्सन जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट रहा है एज कंपेयर टू अस, क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपनी वैल्यूज वगैरह और सब कुछ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। बट एक पर्सन जो आज की डेट में हमने देखा है, यूथ जो है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का पर्सन हूं, सोशल मीडिया पे वर्क करता हूं और लोगों की मदद करता हूं। बट अगर मैं अपनी ही बात कर लूं और अगर वो एग्जाम सिचुएशन अपने ऊपर भी ले लूं, तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं, ऐसा यूथ है जिनका ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन से वो फेस कर रहे हैं, डायबिटिक भी हैं, दे आर हैविंग हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, और एलडीएल हाई होते हैं और एचडीएल कम होते हैं, क्योंकि टेस्ट का जो रिपोर्ट मैंने देखी है। बट द थिंग इज कि दे आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, और वो कहीं ना कहीं क्या है, उनका मन ये होता है कि हम जो चाह रहे हैं वो चीज क्यों नहीं हो रही, हम वो चीज अचीव क्यों नहीं कर पा रहे। ये चीजें एग्जैक्टली। डेफिनेटली ब्रेन पे इफेक्ट करती हैं, बट क्या इसको नेचुरली, मतलब इसको हम ठीक कर सकते हैं कुछ ऐसे, मतलब जैसे हम आप डाइट बता रहे थे कि हमें पनीर नहीं लेना चाहिए, या अगर फ्रेश चीज हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे मतलब एक पर्सन, आज का यूथ रिकवर कर सके कि मैं जो चीज फेस कर रहा हूं कि मैं उन चीजों को फेस ना करूं और इन सिचुएशन से बाहर आ सकूं। हाँ, ये एक ऐसी कंडीशन है कि इसका जो लाइफ स्टाइल है टोटली बिल्कुल मतलब उल्टे रास्ते में जा रहे हैं। मतलब ड्रिंक भी कर रहे हैं तो फैटी चीजें भी खा रहे हैं। नेचुरली ये चीजें उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं। इनको नॉर्मल लाइफ में आना चाहिए, क्योंकि अचीवमेंट या ना अचीव करने की, क्योंकि इनकी क्यूरियोसिटी रहती है किसी चीज को, जल्दी में कोई काम होता नहीं। तो इन लोगों को एडवाइस करनी चाहिए, इनको काउंसलिंग करनी चाहिए कि भाई जो चीजें जिस तरह घी, तेल, चर्बी, ऑयली चीजें मत खाओ। ठीक, जिन चीजों से कोलेस्ट्रॉल और ये बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो वो कभी हार्ट डिजीज को भी जन्म दे देगा, कभी हार्ट अरेस्ट हो जाती है, कभी कभी ब्रेन हेमरेज हो जाती है। तो ऐसे लोग तो ससेप्टेबल हैं इन चीजों के लिए कि एक इन कारणों से वो अपने आप को धकेल रहे हैं बुरी बुरी साइड की तरफ। सर एक चीज आकाशी मैं थैंक मानना यू सर। चाहूंगी, इज इट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन? Exactly, it is out of frustration because the people are not getting what they desire. ओके सर, ओके आकाशी, आई थिंक यू हैव गॉट द थैंक यू आंसर आकाश जी। डॉक्टर साहब। तो अब बड़े सारे जिंदगी के पहलू हैं, ठीक, तो एक थोड़ी सी लाइन में जनाब के सामने रखूंगा। हेलो। आपने कहा कि एज के साथ चीजें भूल जाता है, मतलब मैकेनिज्म थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, चीजें भूल जाती है। तो समटाइम्स कुछ लोग कहते हैं कि हम ही करें कोई सूरत उन्हें भुलाने की, सुना है उनको तो आदत है भूल जाने भूल की। जाने। क्या वो अल्जाइमर से सफर कर रहे हैं या बिल्कुल। कोई और वजह है? नहीं, वो अल्जाइमर जब एज एडवांस हो जाती है, बढ़ जाती है, उम्र काफी डिकेड्स में जाती है, 60-70 से ऊपर जाती है, आदमी की याददाश्त, क्योंकि जो सेल्स हमारे न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के जो सेल्स न्यूरॉन्स हैं, इनकी प्रोडक्शन तो बंद हो जाती है, रिप्लेसमेंट इसकी होती नहीं है। सेल्स इनकी डेथ होती है, मृत्यु इनकी हो जाती है। तो उसकी, और ये दिमाग जो है श्रिंक होना हो जाता है। क्यों श्रिंक? मतलब श्रिंक, ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने से इसका कैपेबिलिटी जो इसकी है कम हो जाती है, और इसको बोलते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया याददाश्त नहीं रहती है, चीजों को भूल जाना। क्योंकि ऐसी भी नौबत आती है, आदमी एक चीज सामने रखता है किसी जगह, ढूंढता है किसी और जगह। ये याददाश्त की वजह से कि याददाश्त अल्जाइमर लॉर्ड हो। जी ओके सर, अब सर एक चीज हो रहा है, टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ एक ही बात जनाब से करूंगा
ब्रेन के मुतल्लिक तो थोड़े से पहलू को हमने टच किया है। अब एक पहलू जो आज हमने अपने इस प्रोग्राम में रखा हुआ है वो है एपिलेप्सी। क्या ये भी ब्रेन डिसऑर्डर है एपिलेप्सी, जिसको हम अपनी भाषा में मिर्गी कहते हैं? हाँ, ये जो एपिलेप्सी है ये दो किस्म की होती है। एक होती है टिट माल एपिलेप्सी और एक होती है ग्रैंड माल एपिलेप्सी, जो कि मेडिकल टर्म्स है। तो टिट माल जो होती है वो फोकल एपिलेप्सी होती है, यानी ब्रेन का कोई न्यूरॉन्स, कोई जो टिश्यू, छोटा सा ब्रेन का टिश्यू जो इन्वॉल्व होता है, जो कि एक्स्ट्रा चार्ज कर ये डिस्चार्ज करता रहता है स्टिमुली। उस स्टिमुली से फोकल माने जिस्म का कोई ऐसा जो फरफराहट करता है, यानी उसमें फरफराहट हो जाती है, उसको फोकल एपिलेप्सी कहते हैं। और जो ग्रैंड माल एपिलेप्सी होती है तो उसमें स्टिमुलाई ज्यादा जनरेट होते हैं, और जनरेट होने से आदमी को वो एक आराम महसूस, आराम मतलब नहीं, उसको इंफॉर्मेशन लग जाती है कि भाई मुझे कुछ होने वाला है, और इसी असना में वो आदमी फड़फड़ाता है, उसमें वो फड़फड़ाने के बाद वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और 1-2 घंटे बेहोश रहने के बाद उसी दौरान में उसको यूरिन भी पास हो जाता है। यूरिन पास, कभी कभी फीस भी पास हो जाती है। और जब वो रिकवर करता है और वो इतना एग्जॉस्ट होता है, इतना थकावट से भरा होता है कि उसका मतलब 6-8 घंटे वो बिल्कुल बेसुध रहता है। और ऐसे जो ग्रैंड माल एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स होते हैं, मिर्गी वाले पेशेंट जो जिनको पूरी मिर्गी डेवलप हुई होती है, उनको आग के नजदीक बैठने से मना हर वक्त करना चाहिए। ये पता नहीं होता है कि किस वक्त इनको वो रिपीट हो जाए, या दरिया के किनारे भी इनको या पानी के नजदीक कहीं नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। अगर आग नजदीक हो तो उसमें ये झुलस जाएंगे, अगर पानी नजदीक हो उसमें ये डूब जाएंगे। लिहाजा इन चीजों से इनको परहेज करना चाहिए और इसको मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो इनको दवाइयाँ लिखे, और दवाइयाँ इनको 2-3 साल लगातार देनी पड़ती है। जब डॉक्टर समझते हैं रिकवरी में आ गया, फिर इसकी डोज जो है टेपर कर दो। सर इसकी मुझे ये बताइए कि ये अक्सर मैंने सुना हुआ है कि एपिलेप्सी जो किसी भी एज में हो सकती है, जब मतलब जो बच्चा पैदा होता है उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। तो एपिलेप्सी का क्या इतना लंबा कोर्स क्यों होता है? क्योंकि ये जो दवाइयाँ इसमें देते हैं, वो जो ब्रेन का वो ऐसा जो एक्स्ट्रा ये स्टिमुलाई जनरेट करता है, तो उसको दबाने के लिए उसमें टाइम ज्यादा लगता है, दवाइयाँ देनी पड़ती है। ये आहिस्ता आहिस्ता इमीडिएट इसका इलाज नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब तक वो न्यूरॉन्स जो ब्रेन के हैं वो अपनी लेवल में। ओके डॉक्टर साहब, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो प्रोग्राम था ये ब्रेन के मतलब जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है रोजमर्रा की जिंदगी में, जो प्रॉब्लम्स होती है उन पे हमने डिस्कस किया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आसिफ साहब का, जो सीएमओ रिटायर्ड हैं। तो इन्होंने बड़ी बेहतरीन जानकारी आप लोगों के सामने आपके समक्ष रखी है। तो मैं आई एम एक्सक्लूसिवली थैंकफुल टू मिस्टर आकाश, क्योंकि उन्होंने आज काफी अरसे के बाद रूबरू डॉक्टर साहब से बात करके अपनी परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश की है। और इसी के साथ साथ मैं जितने भी लोग, जिन लोगों ने आज यहाँ पे इस प्रोग्राम को सुना है, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। और उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है निरोगी काया, अगर वो सुनना चाहते हैं तो अगले संडे को इसी टाइम पे हम किसी और टॉपिक को लेकर उनसे बात करेंगे। अगर आपको जानकारी चाहिए होती है तो यहाँ पे किसी भी टाइम पे आप अपनी मर्जी से आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, यहाँ इंस्टा पे लाइव देख सकते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका होस्ट, होस्ट मिस्टर गुलशन आजाद की तरफ से आप सभी का एक दफा फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाजत चाहता हूँ विद द रिमार्क्स के हैव ए नाइस टाइम, कीप स्माइलिंग बिकॉज इट एड्स टू योर ब्यूटी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच एंड इट्स गुड नाइट फ्रॉम अस, थैंक यू वेरी मच।